हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह है सिगमंड फ्रॉयड। यहाँ से आपको सीटेट के जो सीडीपी सेक्शन में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सीडीपी में जो कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, इस तरीके के मनोवैज्ञानिक से आपको क्वेश्चंस जो है 100% जो है पूछे जाते हैं। उसी तरीके से एक जो है वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक जो है सिगमंड फ्रॉयड। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो मन का विश्लेषण सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। इसके संबंध में हम सारा कंप्लीट जो है नोट्स देखेंगे। वन लाइनर नोट्स होगा, ऐसा मटेरियल जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता है। मैं आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका बस नोट्स बना लीजिए और आखिर में लास्ट में मैं आपको ऐसे जो है 20 क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वो वीडियो जरूर, ये मतलब लास्ट वाले क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह 100 लाइक्स का है। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। जो लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको बताइएगा कि ये सिगमंड फ्रॉयड जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 100% आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जो भी मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मेरा जो नोट्स का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे टीचरों के मुकाबले, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता था कि सीटेट में आपका सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा वीडियोस किस सेक्शन से चाहते हैं? मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं सीडीपी के ज्यादा वीडियोस दूं या फिर ईवीएस पेडागोजी के दूं या हिंदी पेडागोजी के दूं, मैथ के दूं? किस जो है सेक्शन से आप ज्यादा वीडियो चाहते हैं या आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है जिसके संबंध में आपको मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपके कमेंट का मैं जो है आपके जो है रिप्लाई करता हूं। दूसरी, आप जो भी डिमांड करते हैं मैं उस चीज का वीडियो जरूर से जरूर बनाता हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो है क्या? तो सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषण पद्धति का जनक माना जाता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने मन का विश्लेषण, भाई मन में क्या चल रहा है इसके बारे में इन्होंने डिफिनेशन दी थी, इसके तौर तरीके बताए थे। तो ये सिद्धांत किस चीज पर टिका हुआ है? ये सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास, एक व्यक्ति का जो विकास होता है, जो पर्सनालिटी होता है, वो किन चीजों पे टिकी होती है। मानव का व्यवहार, एक जो बच्चे का या एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके पीछे जो छिपे हुए मानसिक कारण है उसको इन्होंने समझाया। तो ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत जो है मन के विश्लेषण से है, व्यक्तित्व के विकास से है, मानव के व्यवहार के पीछे जो मानसिक कारण होते हैं उसको इन्होंने समझाया है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार हमारे व्यवहार का जो अधिकांश भाग होता है वो अवचेतन मन, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, द्वारा नियंत्रित होता है। इस लाइन को आप लिख लीजिए। आगे चल के मैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी ना सोचिएगा कि अभी सर ने नहीं बताया। तो हमारा जो अधिकांश व्यवहार होता है, हमारा जो नेचर होता है वो इस पर ही टिका रहता है। अच्छा, इनका जो मुख्य योगदान है सिगमंड फ्रॉयड का वो किन किन चीजों पे है? तो इन्होंने एक तो अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, मनोलैंगिक विकास जो है इसके बारे में बताया, स्वप्न जो है विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताया, मनो जो है विश्लेषणात्मक चिकित्सा या मनोविश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये चीज अचेतन मन है तो यहाँ चेतन मन भी होगा, है ना। या चेतन मन होगा तो अर्धचेतन मन भी होगा। तो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब चीजों के बारे में जो है सिगमंड फ्रॉयड ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। और यहां तक कि अवचेतन मन के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने पहली बार जो है इस चीज को डिफाइन किया था। इससे पहले तो किसी ने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात ही नहीं करी थी, ठीक। अब आ जाते हैं, अगर हम सिगमंड फ्रॉयड की बात करें तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विचार सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। तो नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि किसी जो है लड़की का, मान लीजिए इसका संबंध है लड़की, लड़की का अट्रैक्शन जो होता है ना, वो किसी विपरीत लिंग के ऊपर होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या बताया था इन्होंने? कहा था कि एक लड़के का जो अट्रैक्शन होता है वो विपरीत लिंग हो, मतलब लड़का जो है एक लड़की के लिए अट्रैक्ट होगा और लड़की एक लड़के के लिए अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे अट्रैक्शन का कोई भाव सेक्सुअली नहीं है, यहाँ पे भावनात्मक अट्रैक्शन होता है। जैसे इसका उदाहरण जो उन्होंने दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स में,
जैसे एक लड़का जो होता है वो अपने माँ के प्रति जो है ज़्यादा जो है प्रेम दिखाता है, माँ के प्रति उसका प्रेम ज़्यादा होता है। वहीं पे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे हमने कहा कि लड़की का अट्रैक्शन दूसरे लड़के के ऊपर होता है, विपरीत लिंग, तो यहाँ पे लड़की जो होता है वो पिता के प्रति जो है ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाती है। तो यहाँ पे भाव समझ गए आप किस चीज़ का हो रहा है? इसको नोट कर लेना, लिख लेना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब बॉय और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मतलब गर्ल से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने जो है मन के कितने स्तर बताए हैं। तो देखिए, मन को डिफाइन किया है, लेवल ऑफ माइंड्स को 3 स्तरों में डिफाइन किया है, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक पहला मन है जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जब हम होश में रहते हुए जो भी सोचते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में आएगा। कॉन्शियस माइंड मतलब होश में रहते हुए सोचना। तो जो भी हम देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा होता है मन का, बहुत छोटा हिस्सा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हम देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वो किस माइंड का हिस्सा है, वो किस मन का हिस्सा है? तो आपको देना है आंसर, वो चेतन मन का हिस्सा है, जिसका संबंध जो है सिगमंड फ्रॉइड से। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आपको जो है क्वेश्चंस जब मैं आपको कराऊंगा, अभी जब ये थ्योरी जब कंप्लीट होगा, तो लास्ट में आपको मैं 15 से 20 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो वहां से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग गूगल करके देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, आपको इस तरीके से थ्योरी आपको नहीं मिलेगा जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताने के लिए तो मैं इनका जन्म भी बता सकता हूँ, है ना, इनका जिंदगी कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, कब, इन सब का कोई मतलब नहीं है ना। बेफाजूल में अपने दिमाग में कचरा भरने की जगह वो चीज़ पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, अब यही क्लासेस जो है ऑफलाइन में आपको 2-2 घंटे तक चलाई जाती हैं। 2-2 घंटे में यही टॉपिक पढ़ाएगा टीचर। अब मैं आपको आधे घंटे में ये टॉपिक कवर कर दूंगा, और नोट्स बना लिया तो यकीन मानिए आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं, दूसरा मन क्या है जिसे उन्होंने डिफाइन किया, अर्धचेतन मन, जिसे कहते हैं प्री कॉन्शियस माइंड, या फिर दूसरा कह सकते हैं अचेतन मन, जिसे कहते हैं सब कॉन्शियस। अब सब कॉन्शियस में मतलब होश में है लेकिन थोड़ा दबी हुई इच्छाएं होती हैं, यादें होती हैं। यहाँ पे होश में जो होता है वो सामने देख करके यादें डेवलप हो रहा है। कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचा, जो भी किया, मैं अबे यार मैं होश में था यार, है ना, कॉन्शियस माइंड में था, तब मैंने वही काम कर दिया। अब यहाँ पे सब कॉन्शियस, यार मुझे पता नहीं यार चला, एकदम से मेरे दिमाग से ऐसा हुआ। तो यहाँ पे ये बात होती है, दबी इच्छाएं, यादें और अनुभव इसमें आती हैं। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ये जो है याददाश्त और विचारों का भंडार है, जो चेतना में नहीं है। तो स्मृतियों और विचारों का भंडार, जैसे आप सो रहे होते हैं, आज आपने कोई घटना घटी आज आपके साथ, और आप सो रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे स्मृतियों का भंडार बताया गया है। यहाँ पे चेतन से संबंधित नहीं है, आपकी चेतना से संबंधित नहीं है। तो ये हमारे व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। वो चीज जो है कम प्रभावित करता था, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने स्पेशली डिफाइन किया है और महत्वपूर्ण हिस्सा माना है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने पहली बार अवचेतन मन की अवधारणा को डिफाइन किया है, अनकॉन्शियस माइंड। ये इसका संबंध जो है सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये गहराई में छिपा हुआ भाग होता है, जिसमें दबे हुए विचार और इच्छाएं होती है। अब ये गहराई जो शब्द लिखा है यहाँ पे, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में आपकी बहुत बचपन की ऐसी याद जो आज तक आपको याद नहीं आई, लेकिन एक दिन अचानक आपको वो चीज याद आ गई, किसी एक चीज के मिलने से, देखने से। चीजें होती ना, कई बार आपने 3-3 4-4 साल के जो है आप होते हैं, और उस समय आपके साथ कोई घटना घटी होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, से मतलब नहीं है ना। और अगर आपके पेरेंट्स या आपके चाचा चाची, नाना नानी, पापा मामा, ये सब लोगों ने अगर आपको कहीं से कुछ दिखा दिया कि अरे देख ऐसे खेलता था, तो एकदम से कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा याद आ जाता है। तो ये बात इसी की हो रही है कि गहराई में छिपा हुआ ये भाग होता है, अनकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। यहाँ पे दबे हुए ऐसे विचार होते हैं और इच्छाएं आपको देखने को मिलेगी। इनमें वे इच्छाएं होती हैं जिनमें भय, संघर्ष और दमन अनुभव होते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः नहीं जानते, और ये हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति का जो अधिकांश व्यवहार होता है इसी से प्रभावित होता है। ठीक है, तो किससे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? ये अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। फ्रॉइड ने इसे मानसिक जीवन की असली कुंजी कहा है। तो इस चीज को नोट कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि सिगमंड फ्राइड के जो टाइप्स ऑफ माइंड है उसमें मानसिक जीवन की असली कुंजी जो है किस जो है लेवल को या किस जो है चरण को या किस जो है कहा था, तो थर्ड नंबर का है अनकॉन्शियस माइंड, है ना। एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, यहां तक समझ गए। अब बस इतना ही है। उसके बाद अब आ जाते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी होती है एक व्यक्ति का, उसको उन्होंने तीन भागों में बांटा, तीन घटक बताए। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कितना है, तीन टाइप की है, जिसका नाम है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इसको अच्छे से याद कर लेना, इड, ईगो, सुपर ईगो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको नोट्स लिखा हुआ दे रहा हूं बस वैसे ही वैसे नोट कर लो। तो इड क्या होता है, इड को हम कहते हैं सुख का सिद्धांत, प्लेजर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये जो इड होता है ये बच्चे में जन्म से मौजूद होता है, ये जन्म से मौजूद होता है और ये तुरंत जो है सुख और संतुष्टि चाहता है। तो इसका संबंध जो है तुरंत है, अभी चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, बिना किसी नियम और नैतिकता के। यहां पे नियम और नैतिकता का पालन नहीं करता बच्चा, ये बिल्कुल शुरुआती दौर पे होता है। यहाँ पे बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई बार हम खुद भी होते हैं, बड़े होते हैं, और यहाँ पे हम इस तरीके से हमारी इच्छाएं होती है कि हमें चाहिए। कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना, आप क्या हमारे आसपास ही रहते हैं, जो अपने घर आते हैं और वो एकदम से कहते हैं सुनो चाय लेके आना, और चाय में देरी हुई तो एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, तुरंत सुख की प्राप्ति चाहता है कि आए तो मेरा बैग उठा ले और मेरा बैग रख दे, अगर जरा सी गलती हो जाए तो तुरंत जो है शोर शराबा करने लगते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है, यहाँ पे नियमों की बात नहीं होती, यहाँ पे नैतिकता की बात नहीं होती, यहाँ पे वो व्यक्ति जो है तुरंत सुख की प्राप्ति चाहता है, संतुष्टि चाहता है। अब मेरी संतुष्टि इसी में है कि दाल में नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मैं फेंक दूंगा, इस तरीके। तो ये सुख के सिद्धांत पे काम करता है और ये व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है। तो ये जो है एक सहज प्रवृत्तियां होती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं और व्यक्ति की कुछ कामनाएं होती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। बात यहाँ पे समझ गए। अगर इच्छाएं अनियंत्रित रहीं, अगर ऐसा व्यक्ति या ऐसा बच्चा जिसको तुरंत ये चीजें चाहिए होती हैं और ये चीजें तुरंत चाहिए वाला जो है अगर अनियंत्रित हुई तो बच्चा स्वार्थी और खतरनाक हो जाएगा। जैसे मैंने तुमसे कहा कि तुरंत पानी लेके आना चाहिए, रोज मैं तुमसे कहता हूं कि जब मैं ऑफिस से आ जाया करूं तो मुझे तुरंत पानी चाहिए, और क्यों पानी नहीं दिया और एक तमाचा मार दिया। तो यही जो खतरनाक की बात हो रही है यहाँ पे, स्वार्थी, अपने हित के लिए, कि पेट दर्द हो रहा है तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं, खाना बना के लेकर के आओ, तुरंत खाना, एक गिलास पानी नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे इन्हीं इच्छाओं को अनियंत्रण की बात हो रही है। बात यहाँ पे समझ गए। अब ये से आप बच्चे के संदर्भ में देखना चाहें तो बच्चा तुरंत दूध या खिलौना चाहता है, अभी चाहिए तो उसे अभी चाहिए। अब बच्चों के संदर्भ में भी आप, बड़ों के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। तो इड जो है ऐसा नहीं है कि बच्चे में ही है, हमारे इस उम्र में भी इड जो है हावी हो जाता है। कई बार होता है कि हमें अभी चाहिए, जिद पे आ जाते हैं ना, तो इड का संबंध उसी जिद से है। यहां तक बात समझ गए। याद रखना, इड इज इक्वल टू जिद, मतलब तुरंत चाहिए तो चाहिए, है ना। उसमें ये नहीं देखेगा कि अरे यार चोट लगी हुई है, उसको रहने दो, जाने दो। कई बार लोग होते हैं ना कि मारने पे आते हैं, तो ऐसा मैंने उदाहरण से समझने की कोशिश की। कई बार होता है ना चोट पहुंचाने पे आते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई बहुत हो गया यार, उसको बहुत मार लिया, लेकिन नहीं, है ना, ये चीज होती। अब आ जाते हैं दूसरा है जिसे कहते हैं हम ईगो, अहम, इसे कहते हैं अहम, ठीक है। ईगो का अगर सीधा सीधा शब्द जो हम अक्सर पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं अहंकार, क्या कहते हैं, अहंकार, ठीक है। अब ये होता है यथार्थ का सिद्धांत, यहां पे यथार्थ का सिद्धांत है, रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसे, इसको नोट कर लीजिएगा। इड की इच्छाओं का वास्तविक दुनिया के अनुसार संतुष्ट करता है। अब भाई देखो, इड जो चाहता है कि तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत चाहिए, लेकिन चूंकि आप वास्तविक दुनिया में रह रहे हैं, अब आपको तुरंत चाहिए, लेकिन आपके घर में कोई बैठा है तो आप समझ रहे हैं कि नहीं यार तुरंत नहीं। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, सुरक्षित और व्यवहारिक तरीके से काम करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है वही व्यक्ति जो कहता है तुरंत चाय चाहिए, लेकिन देखता है कि अरे उसके घर में कोई बैठा है, तो उस समय वो तमाचा नहीं मारेगा, वो कहेगा ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो ये वास्तविक दुनिया के साथ जो है संपर्क बना लेता है, अपने आदतों को ढाल लेता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा होता है या आदमी होगा वो यथार्थवादी होगा। यथार्थ का मतलब होता है रियलिटी में जी रहा है, आज के संदर्भ में बात हो रहा है ना, और तार्किक होता है, ठीक है। तो यथार्थवाद और तार्किकता से जुड़ा हुआ है, क्या चीज जुड़ा हुआ है, ईगो का संबंध यथार्थवाद और तार्किकता से जुड़ा हुआ है।
ये समाज में आपको जीने के लायक छोड़ता है। अगर आप उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे ईड में कर रहे थे, तो आप समाज में आपकी क्या जो है वैल्यू रह जाएगी। इसलिए ये समाज के जीने के लायक आपको बनाता है। ईगो का जो कार्य होता है वो ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाना होता है। आगे हम सुपर ईगो के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर संतुलन ये बिगड़ जाए, मान लीजिए कि अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, व्यक्ति ईड और सुपर ईगो में संतुलन नहीं बना पा रहा है, तो बिगड़ जाए तो व्यक्ति में तनाव, चिंता और असामान्य जो व्यवहार का शिकार हो जाएगा। जैसे अब इसे बेहतरीन उदाहरण से देख लेते हैं। आप भूखे हैं, आप भूख लग रही है, ईड कह रहा है कि अभी खा लो। ईड कह रहा है अभी खा लो क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता, उसको चाहिए अभी। लेकिन आप बैठे हैं ऑफिस में तो लंच ब्रेक तक आपको इंतजार करना होगा। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आपको ऑर्डर करना होगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं जैसे गेट पे आया था क्यों मुझे पानी नहीं दिया, क्यों मेरे लिए खाना नहीं लेके आए। भाई आप रेस्टोरेंट में, आप अपने घर में नहीं हो, तो ऑर्डर करोगे तभी तो आएगा। तो यही जो बैलेंस का काम कर रहा है ये ईगो का काम है। अगर ईड कहे कि दुकान से चोरी कर लो क्योंकि उसे पैसे चाहिए चाहिए, तो ईगो आपको बताएगा कि भैया पैसे दे के सामान खरीदना होता है, ऐसे नहीं होता। समाज में कुछ वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने तरीके से बना करके बताता हूँ ताकि आप बहुत सरल शब्दों में समझें, और इसको नोट कर लेना भाई मेरे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चा इस जो है, अगर हम इस पर्सनालिटी में बात करें तो बच्चा ये समझता है कि उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार होता है अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक बच्चा चाहता है कि तुरंत केक मिल जाए, लेकिन उसे पता है कि ये मेरा बर्थडे थोड़े ना, ये दूसरे का है, जब केक कटेगा तभी तो मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, थोड़ा उसे इंतजार करना पड़ेगा तभी तो केक मिलेगा। ठीक, अब आ जाते हैं सुपर ईगो, जिसे कहते हैं परा अहम। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये आदर्शवादी और नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। इस जो है चरण को हम आदर्शवादी सिद्धांत या नैतिकता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये हमारे अंदर का जो नैतिक पुलिसकर्मी होता है। अब आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, कि नैतिक पुलिसकर्मी किस जो है चरण को कहेंगे, तो सुपर ईगो को हम नैतिक पुलिसकर्मी की संज्ञा देंगे। यह माता पिता और समाज के मूल्यों और आदर्शों को आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक रूप देता है। तो माता पिता जो है या समाज में जो मूल्य होते हैं वही व्यक्ति को आदर्शवादी बनाते हैं, है ना। इसके दो भाग बताए गए, जैसे कहते हैं अंतरात्मा, आपसे अक्सर सुना होगा अंतरात्मा की आवाज, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस कॉन्साइंस। तो यहां पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आदर्श रूप से है, तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको गलत का अनुभव होता है, तो दोषी अनुभव कराता है। ठीक है, आप कोई देखिए, पहली बार कोई गलत काम करते हैं तो आपको डर लगता है, अंदर की धड़कन बढ़ जाती है, भले ही बहुत छोटा सा काम हो, बहुत नॉर्मल सा काम। मैं कह रहा हूं आप बड़े बड़े बच्चे हो जाइए, ठीक है, और फिर भी आप मान लीजिए जो चीज़ आप डेली नहीं करते हैं और वो काम आप कर रहे हैं, घर से पैसे चुरा रहे हैं या फिर जो है दोस्तों के साथ जो है सिगरेट पी रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब पहली बार करेंगे तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, भले ही चाहे आप बहुत दूर बैठे हो, चाहे आप हॉस्टल में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज होती है ये आपको गलत और अच्छे का फील कराती है। एक दूसरा है ईगो आइडल, जिसे कहते हैं आदर्श अहम। अब यहां पे क्या होता है, सही कार्य के लिए गर्व की अनुभूति कराती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ईड में क्या होता है, ईड की इच्छाओं को जो है ये दबाता है अगर वे गलत हैं। तो सुपर ईगो का काम क्या होता है, ईड की जो इच्छाएं होती हैं, जो कहता है कि तुरंत काम चाहिए, वो इनकी जो है इच्छाओं को दबा देता है और यह तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना पाप है, इस तरीके का आभास कराता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप चॉकलेट खाना चाहते हैं, इड इड कह रहा है, लेकिन आप डाइट पर हैं। अब चूंकि आप डाइट पर हैं तो सुपर सुपर ईगो कहता है अगर आप डाइट पे हैं तो ये गलत है, आप जो है अगर चॉकलेट खाओगे तो फिर से मोटे हो जाओगे, जबकि डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है। तो कोई झूठ बोलने की सोचे तो सुपर ईगो जो है आपको अपराध जो है बोध कराएगा। अक्सर हम लोग, ऐसा होता है कि हमने कोई झूठ बोला तो हमारे अंदर क्या भाव रहता है कि अरे यार फालतू में मैंने ये सब किया, मुझे गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। तो ये जो भाव होता है ये सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो इन तीन चीजों से मिलकर के बनाए। तो इन चीजों को लिख लीजिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक जो बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो किन चीजों का परिणाम है। तो ईड,
ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों का जो है परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बाल्यावस्था में मनोलैंगिक विकास के चरणों को देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट चीजें रहती है तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बिना नोट्स के आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। हो सकता है अभी आप सही कर ले लेकिन बाद में आप गलत कर देंगे। सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक 5 चरणों में होता है ऐसा बताया। जैसे पियाजे ने बताया था ना कि जन्म से किशोरावस्था तक जो है 4 चरण बताए थे पियाजे ने, उसी तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने 5 चरण बताए थे एक पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होने में। और प्रत्येक चरण में बच्चे की जो काम ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं लिबिडो, ये शरीर के एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होती है। लिबिडो का मतलब होता है एक काम उत्तेजना होना, किसी चीज के लिए के उत्तेजना होना, है ना। ये शरीर के जो है एक विशेष क्षेत्र के लिए जो है ज्यादा उत्तेजित रहता है व्यक्ति, लिबिडो। ये शब्द याद रखना, लिबिडो वाली जो धारणा है वो सिगमंड फ्रॉइड से संबंधित है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किसी चरण में अति संतुष्टि या अति असंतुष्टि से स्थिरीकरण फिक्सेशन हो सकता है जो वयस्क व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब आ जाते हैं 5 चरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो चरण है जिसे कहते हैं बच्चा जो है पहले चरण में आएगा, जो जन्म से 1 वर्ष की तरह माना जाता है, ओरल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो संवेदनशील क्षेत्र होता है जहां से उसको लिबिडो, मैंने कहा ना काम उत्तेजना, शरीर के किसी एक अंग से प्रभावित होगा उसके लिए उत्तेजित होगा, तो यहाँ पे जो काम उत्तेजना क्षेत्र है वो उस बच्चे का मुख है। सारा सुख जो है उस मुख से ही उसे मिलता है, मुख से ही सब कुछ। तो बच्चा जो है, अब भाई जन्म से 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा सुख की प्राप्ति मुख से करेगा, तो यहाँ पे मुख के माध्यम से ही दुनिया को जानने का प्रयास करता है। जैसे चूसना, काटना, चबाना, थूकना जैसी क्रियाएं यहाँ पे एक सामान्य, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे हर चीज को मुंह में भरने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आप उसको हाथ भी दोगे तो उसको मुंह में भर लेंगे, आप ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। अब एक्सप्रेशन तो आप नहीं देख पा रहे क्योंकि, है ना, तो ये बात आप सोच पा रहे हैं कि आपने एक छोटे बच्चे को 1 साल के 6 महीने के बच्चे की तुलना करिए, है ना, तो वो हर चीज भरने की कोशिश करता है, इसलिए अक्सर जो है उसके आसपास जो है ऐसी चीजें नहीं रखी जाती जो खतरनाक होती हैं। बात यहाँ पे समझ गए। अब आ जाते हैं दूसरा जो स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं एनल स्टेज, जिसे कहते हैं गुदावस्था। अब 1 से 3 वर्ष का स्टेज होता है, यहाँ पे काम जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो है इसका गुदा, एनस, है ना। तो यहाँ पे ये एनस का मतलब होता है जो मल त्यागने वाला स्थान होता है उसको। तो इस स्टेज में बच्चे के जो संवेदनशील क्षेत्र होता है एनस होता है, और यहाँ पे बच्चा मल मूत्र त्याग पर नियंत्रण करना सीखता है, मुख्य मुद्दा होता है। बच्चे की पहली स्वतंत्रता का अनुभव होता है जब वो ये चीजें सीख जाता है, कंट्रोल करना सीख जाता है, 1 से 3 वर्ष का बच्चा। ठीक है, तो इसका यही मूल होता है कि मैं बताने लग जाए कि मुझे टॉयलेट आ रही है, मुझे पॉटी आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। दूसरा स्टेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेज आपको नोट कर लेना है, जिसे कहते हैं लैंगिकावस्था, जिसे कहते हैं फैलिक स्टेज। इंग्लिश में नाम जरूर से जरूर लिखना। फैलिक स्टेज जो होता है वो 3 से 6 वर्ष की आयु का माना जाता है। इसमें जो स्टेज में होता है, इसका जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो होता है जननांग, जेनिटल्स। अब जननांग के बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा जो है अपने शरीर के अंतर को डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे लड़का गर्ल, ठीक है, और बॉय के भेद को समझने लगते हैं। गुड टच और बैड टच वाला जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि प्री स्कूल जहाँ की 3 से 6 वर्ष का है वहां पे गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है। तो उसका एक मेन रीजन होता है कि इसी समय क्यों सिखा रहे हो। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे को जेनिटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो शरीर के अंतर को वो समझने लगते हैं। इसी अवस्था को मैंने आपको बताया था पहले कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। तो याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना, 100% नोट कर लेना कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ओडिपस जो है संघर्ष या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो है ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये फैलिक स्टेज में उत्पन्न होता है, याद रखना। ठीक है, जहां पे क्या होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे मैंने कहा शरीर के अंतर को डिस्कवर कर, यहाँ पे एक लड़का जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस होता है। अब आकर्षण का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअली आकर्षण की बात हो रही है, यहाँ भावनात्मक बात कर रहा हूं मैं, भावनात्मक, यहाँ बस इमोशंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रा में यहाँ पे लड़की के संदर्भ में ये बात कही जा रही है,
तो यहाँ पे बात समझना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स में या ओडिपस जो है संघर्ष में लड़का है और लड़के की माँ के प्रति जो है आकर्षण और पिता के प्रति जो है डर या भय की भावना होती है। तो यहाँ पे जो भाव है वो माँ के प्रति है और पिता के प्रति क्या है, जस्ट जो है डर और भय की भावना। वहीं पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लड़कियां जो है लड़कियां को पिता के प्रति आकर्षण रहता है और माँ के प्रति। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि माँ का लाडला और पापा की परियां जैसे जो है सेंटेंसेस इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज होती है, ये भाव अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे स्टेज में जिसे कहते हैं सुषुप्तावस्था, जिसे कहते हैं लेटेंसी स्टेज। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, फैलिक स्टेज और लेटेंसी स्टेज से क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। 6 से 12 वर्ष की स्टेज है। यहाँ का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। यहाँ पे यौन इच्छाएं जो है वो व्यक्ति में नहीं होती है, दबी होती है। ये उम्र जो होता है ये यौन इच्छाओं वाला उम्र नहीं होता है। ये इच्छाएं जो होती हैं ये बौद्धिक जो है क्षेत्र होता है। यहाँ पे व्यक्ति जो है अच्छी बातें सीखना चाहता है, सामाजिक होना चाहता है, बौद्धिक होना चाहता है। यहाँ पे चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे कि कितना प्यारा बच्चा, वाह वेरी नाइस वेरी गुड, है ना। फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा करना चाहता है, कुछ ये सारी चीजें होती हैं। आइए इसका व्यवहार देख लेते हैं। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है। तो इस अवस्था में जो यौन उत्तेजनाएं होती हैं वो दमित रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं। ठीक है, और बच्चा जो है अपनी ऊर्जा को सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक कौशल के विकास में लगाता है। दोस्त, खेल कूद, स्कूल की गतिविधियां, ये जो है इसको जो है रुचि बढ़ाती है इस कार्य में। ठीक है, ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक शांत अवधि मानी जाती है। तो बच्चे का जो विकास होता है, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, 3 से जो है वर्ष की अवस्था से अगर आप कंसीडर कर लें तो यहाँ पे 3 से जो है 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास बहुत। और 3 साल के बच्चे क्या जो बताया गया है 6 से 12 वर्ष का, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 स्टेज बताए थे। तो यहाँ पे आ जाता है जेनिटल स्टेज जिसे कहते हैं जननावस्था। अब ये क्या है, ये 12 से प्लस है, जहाँ पे हम किशोरावस्था की स्टेज में आ जाता है बच्चा, एडोलेसेंस एज में आ जाता है, 12-13 साल की उम्र में आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो है जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा हार्मोनल चेंजेस की तरफ बढ़ने लगता है, इसके चेंजेस बदलने लगते हैं, मतलब हार्मोन्स बदलने लगते हैं, है ना। तो कुछ जो है चीजें होती हैं, जैसे उसमें से सबसे पहली चीज होती है यौन उत्तेजनाएं जो है फिर से जागृत हो जाती है, जो इससे पहले वाली स्टेज में सोई हुई होती है, लेकिन अब यह परिपक्व और सामाजिक रूप से स्वीकार रूप ले लेती है। अब देखिए वहां पे जो पहला, इससे पहले वाली स्टेज थी, यहाँ पे इसका इतने बेहतरीन तरीके से सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास होता है कि यहाँ पे बच्चा बढ़िया तरीके से अपनी हरकतों में काबू कर लेता है। तो अगर यौन उत्तेजनाएं बढ़ भी रही हैं तो वो चूंकि मेच्योर है और सामाजिक रूप से चीजों को समझता है, तो वो अपने सारे कार्य को संभाल लेता है। किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति, मतलब लड़का का लड़की के प्रति आकर्षण आपको देखने को मिलता है आमतौर पे, और परिपक्व और अंतरंग संबंध बनाने की इच्छा होती है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़का लड़की के प्रति जो है आकर्षण देखने को मिलता है, और मेच्योर अंतरंग मतलब होता है, मेच्योर जो होता है इंटीमेसी, जिसमें संबंध का किस तरीके का होता है। यहाँ पे संबंध सेक्स की भावना की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। यहाँ पे होता है एक जो मेच्योर अंतरंग होता है जिसे कहते हैं हम इमोशंस की भावना आपको यहाँ पे फुल नजर आएगी। दोस्ती यारी वाला जो दोस्त होता है ना, कि मेरा लड़की हो या लड़का हो, यहाँ पे जो संबंध स्थापित होगा एक दूसरे के प्रति, वो हो सकता है लंबे समय तक आगे जा करके एक पारिवारिक रिश्ते का भी रूप ले लेता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस उम्र में बच्चे जो है लड़का और लड़की दोस्त भी होते हैं, बैठ के घूमते उमते भी हैं, है ना, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, बंद कमरों में, इनफैक्ट जो है पेरेंट्स उनको बंद कमरे में भी छोड़ देते हैं और वो वहाँ बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं। आज के खैर समाज में फ़ोन की वजह से जो है चीज़ें बदल गई हैं, है ना, इसलिए भरोसा नहीं करता, लेकिन एक समय था जब ये फ़ोन वोन नहीं था, तब तो ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, हमारे समय में तो होती थी, मैं एक नॉर्मली बात बताना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परिपक्व अंतरंग संबंध का मतलब होता है मेच्योर जो इंटीमेसी होती है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, अपनी जो है बातों को शेयर करते हैं, अपने घर
जो है अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का इंटीमेसी वैसी नहीं होती, सेक्सुअली यहाँ पे इंटीमेसी की बात नहीं की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ तक। तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने पूरी जो है कंप्लीट अपनी थ्योरी दे दी। अब यहाँ पे सिगमंड फ्राइड की जो है थ्योरी की आलोचना भी हुई थी, तो क्रिटिसिज्म भी इनको झेलना पड़ा था। तो इनके जो क्रिटिसिज्म हैं वो क्या क्या हुए थे? तो वैज्ञानिकता का पहली बात तो अभाव था, इनकी थ्योरी में वैज्ञानिकता का अभाव था। इनके जो सिद्धांतों का परीक्षण करना थोड़ा मुश्किल है, ये कह पाना मुश्किल है कि जो है ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, चाहे वो किसी इड, ईगो, सुपर ईगो की बात हो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, वैज्ञानिक रूप से जो है इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर यौन जो है यौनिकता पर ज्यादा जोर दिया है, मानव व्यवहार के लिए यौन इच्छाओं पर अधिक महत्व दिया है। बात आप पूरा टॉपिक पढ़ते हुए भी आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर चीजें जो है कहीं ना कहीं यौन जो है लिबिडो, सेक्सुअल अर्जेस, इन सब चीजों पे टिकी हुई हैं। ठीक है, मेच्योर जो है इंटीमेसी की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पर इशारा करती है कि इन्होंने ज्यादातर जोर यौनिकता पर ज्यादा दिया है। इनकी जो थ्योरी है वो पुरुष केंद्रित है, इनके जो सिद्धांतों में पुरुषों के अनुभवों को प्राथमिकता दी। देखिए पुराना जमाना पैट्रियार्की वाला था, पुरुष हर जगह थे, महिलाओं को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता था। तो आप किसी भी मनोवैज्ञानिक का ले लीजिए, पुरुष, जैसे कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिकता का विकास का सिद्धांत, उसमें भी उन्होंने पुरुषों को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। यहां तक कि संस्कृति जो पश्चिमी सभ्यता थी उसी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। पूर्व की सभ्यता और भी अन्य सभ्यताएं थी जो पूर्व में पल रही है, जैसे एशिया में, भारत में हो, चाइना में हो, है ना, एशिया अफ्रीका में हो, इस तरीके की सभ्यताओं को उन्होंने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे पुरुष केंद्रित था, इनके सिद्धांतों में पुरुषों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अतीत पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इन सब चीजों के बारे में। तो बचपन के अनुभवों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ये अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं, ये बातें बताई थी। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिख लीजिए। अब आ जाते हैं इससे जुड़े हुए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां तक आपको बिल्कुल जो है सिगमंड फ्रॉइड आपका कवर हो गया। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं आप लोगों के लिए जिस तरीके से पेपर्स कराता हूं, मेरे अगर आप प्रीवियस जो है अभी हाल ही के अपलोड किए हुए 10 से 15 वीडियो देख लीजिए केवल, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नों की ओर। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी का वह पहलू जो यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है, यथार्थ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यथार्थ की बात हो रही है तो ईगो की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है तो सुपर ईगो की बात होगी। बात यहाँ पे समझ गए? ठीक, चलिए। सिगमंड फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में इड जो है किस जो है सिद्धांत से संचालित होता है? तो इड का जो सिद्धांत है वह सुख का सिद्धांत है। यहाँ पे बच्चा जो है या व्यक्ति जो है सुख के लिए कार्य करता है। मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, मुझे मतलब नहीं है रायता बन के मैं जमीन में फैल जाऊंगा, है ना, रोता रहेगा बच्चा, सामान इधर उधर फेंक देगा। और ऐसे ही हाल व्यक्ति का भी होता है कि ऑफिस से आया नहीं कि तमाचा जड़ दिया, क्यों ये सामान यहाँ क्यों फैला हुआ है, हट, ऐसा। तो यहाँ पे वो अपने सुख का ध्यान रखता है केवल। ठीक है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है कि अरे यार, है ना, दिन भर कुछ ना कुछ काम रहते हैं, उसे चाहिए तो चाहिए, इस तरीके से। बात समझ गए? तीसरा क्वेश्चन है, एक बालक को जब उसकी मनपसंद चीज नहीं मिलती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार यह व्यवहार किस प्रकार के प्रभाव में आता है? अब देखिए, वही चीज, उसकी मनपसंद चीज नहीं मिली तो रोने लगा। तो यहाँ पे इसका संबंध है ईड से, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है सुख की प्राप्ति चाह रहा है, सिर्फ सुख के लिए वो कार्य कर रहा है, सुख ही इसका सर्वोपरि जो है चीज है। ठीक, सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार ओडिपस संघर्ष किस अवस्था में होता है? मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर इसका दे पा रहे हैं तो इसका जवाब जरूर से जरूर सोचिएगा। ओडिपस, जहां पे ये इसका संबंध किससे है? बॉय से है, याद रखना, लड़के से। और इसका संबंध है लैंगिक अवस्था से, फैलिक स्टेज कहेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ऊपर जाइए, पुनः उसको देखिए, है ना, फिर से जो है चीजों को क्लियर करते हुए जाइए। ठीक है, एक बालक अपनी मां के प्रति अत्यधिक लगाव रखता है और पिता को प्रतिद्वंदी मानता है।
तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किस चरण का उसको लक्षण बताया जा रहा है? तो यहाँ पे ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो वो है फैलिक स्टेज। ध्यान रखिएगा, फैलिक जननांग जो है चरण इसे कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। छठवां क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था जहां पे 6 से 14 वर्ष के आयु तक होती है जिसमें यौन इच्छाएं जो है सुसुप्त रहती है, सोई हुई रहती हैं? तो सुसुप्तावस्था कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार एक मुख्य आलोचना क्या है? तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास पर तो ये केंद्रित है, सामाजिक अंतःक्रिया पर भी जोर देता है, भाषा विकास की उपेक्षित करता है, लेकिन जो आंसर यहाँ पे आलोचनात्मक रूप से हमें देखना है तो वो है वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता इनके सिद्धांत को। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पुरुष केंद्रित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कक्षा में एक विद्यार्थी कम अंक आने पर कहता है कि टीचर मुझे पसंद ही नहीं करते, यह किस रक्षा यंत्रण का उदाहरण है? सिगमंड फ्रॉइड में सिगमंड जो है फ्रॉइड ने डिफेंस जो है मैकेनिज्म भी दिया था। मतलब एक बच्चा जो है अपने डिफेंस में किस तरीके से जो है चीज़ों को जो है कहेगा। तो यहाँ पे अगर एक बच्चा, इसको नोट कर लेना, इसको मैंने थ्योरी के रूप में नहीं दिया, ठीक है। तो एक बच्चा अगर कह रहा है कि कम अंक आने पर वो ये बता रहा है कि टीचर मुझे पसंद नहीं कर सकते, मतलब वो अपनी गलती को दूसरों पे थोप रहा है। कम अंक इसलिए आए क्योंकि टीचर उसे पसंद नहीं करते। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन नाम देंगे। नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। सीधा प्रक्षेपण लिखो और उसके आगे लिख लो कि विद्यार्थी अपने कम अंक आने पर टीचर को दोष देता है, ठीक है, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना। बात यहां पर समझ गए। एक बच्चा डर के समय अपनी अंगूठी चूसने लगता है। कई बार होता है ना, लोग जो है डरते हैं तो कुछ एक विभिन्न क्रियाएं करते हैं। तो इस तरीके की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे? तो इस प्रक्रिया को हम रिग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? प्रतिगमन कहते हैं। इसे कहते हैं तनाव के समय कुछ लोग जो है बचपन के जैसा व्यवहार करने लगते हैं तनाव के समय। ऐसी सिचुएशन तनाव की सिचुएशन होती है। तनाव में कुछ ऐसी हरकतें करना जो आप बचपन में करते थे। जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे गुस्सा होने पे आप सॉन्ग सुनना, गाने सुनना, या कोई खेलने लगना, गेम खेलने लगना, या आराम से सो जाना, कुछ नहीं करूंगा, भाड़ में जा, मैं नहीं करूंगा, है ना, या गुस्सा होने पे खाना नहीं खाऊंगा। इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनती है। या फिर गुस्सा होने पे कुछ लोग ज्यादा भी खाते हैं। जैसे मुझे अगर गुस्सा आए तो मैं तो खूब खाता हूँ, दबा के ऊट पटांग चीजें खूब खाता हूँ। अगर मेरा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, मतलब मैं आपको एक फनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ तो मैं खूब खाऊंगा, बाहर निकल करके कुछ भी ऊट पटांग खाता रहूंगा, दे दनादन दे दनादन। वैसे ही हाल है। तो यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऑफिस में बॉस की डांट खा करके घर में बच्चों पर गुस्सा करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किस जो है रक्षा यंत्रणा का उदाहरण है? यंत्रणा का उदाहरण है। तो यहाँ पे डिफेंस जो मैकेनिज्म है, जो कि जो है इन्होंने ही डिफाइन किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो यहाँ पे कह रहा है, तो इसको कहते हैं स्थानांतरण, डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मतलब यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे व्यक्ति जो है भावनाओं का स्थानांतरण कर देता है। भावनाओं, या फिर हम कह सकते हैं गुस्से का जो है स्थानांतरण देखते हैं, स्थान बदलता है। तो यहाँ पे भावनाएं, कोई गुस्से की बात नहीं हो रही, प्रेम की भावना। अगर मान लीजिए ऑफिस में कुछ अच्छा हुआ, एक्साइटमेंट कुछ हुआ, प्रमोशन मिल गया, तो घर आके एकदम से बड़ा प्रेमी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से, है ना, आज बाहर खाना खाने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ऑफिस में डांट पड़ी या कुछ हो गया, या गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, या चोट लग गई, या किसी गाड़ी में मार दिया, तो घर में आके गुस्सा करने लगता, मेरा सर मत खाओ, ये इस तरीके। तो यहाँ पे स्थानांतरण जो है नाम देंगे। देखिए 3 चीजें आपको मैंने बता दी हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेना, आपके लिए काम है। किसी छात्र का आचरण यह दिखाता है कि समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों को अच्छी तरीके से समझता है। देखिए एक बच्चा, छात्र का आचरण ये कह रहा है कि वो समाज के नियमों को और नैतिक मूल्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के जो है किस भाग के प्रभाव को इसको दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका संबंध सुपर ईगो से है। बात यहाँ पे समझ गए, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है दूसरों में मेलजोल, खेलकूद, सामाजिक नियमों का पालन सीख रहा है। दूसरों से, एक बच्चा दूसरों से जो है खेलकूद, सामाजिक नियमों का पालन सीख रहा है। तो यहाँ पे ये किससे? तो इसे हम लेटेंसी स्टेज में नाम देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है तो फ्रॉयड के अनुसार किस जो है डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड जो है इसे जो है मैंने कहा था प्रोजेक्शन के रूप में देखते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे बी। यहाँ पे बच्चा जो है अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब विस्थापन में क्या होता है, स्थान भावनाओं का जो है स्थान बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे चीजें का दमन करता है। यहाँ पे चारों चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक बच्चा जो है अपने टीचर से कहता है कि मैं बड़ा होकर के अपने पापा के जैसे बनूंगा। यह कथन जो है किस मनोलैंगिक अवस्था से संबंधित। अब यहाँ पे बच्चा जो है अपने पिता के जैसे बनना चाहता है, मतलब यहाँ पे किसी एक के प्रति आकर्षण का जो है भाव दर्शाता है। वो माता की जैसा क्यों नहीं बनना चाह रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव दर्शाता है। तो इसका जो संबंध है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से, और ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हमने बताया था लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 14वें का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखिए इस तरीके से आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट एमसीक्यू है, आप इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 2-4 दिन रिवीजन करिए, है ना, फिर उसको अल्टरनेट डेज पे रिवीजन करिए, फिर 4-5 दिन में रिवीजन करिए, 4-5 दिन छोड़ करके फिर रिवीजन करिए। आपका ये टॉपिक पेपर होते होते आपको बहुत अच्छे तरीके से रट जाएगा। और पेपर में जाने से पहले एक बार इसको लाइक कर लेंगे तो फिर से जो है पुनः इसको देख लेना, रिवीजन कर लेना फिर से एक बार वीडियो, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे बातों को आंख बंद करके भरोसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके का पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीटेट में जितना भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपका बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।